जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई लाइव वीडियो में। और दोस्तों, आज जैसे तैसे करके संसद का सत्र शुरू हुआ और उसमें चर्चा शुरू हुई। ये जो एंटी लीक बिल है उसके ऊपर इसमें प्रावधान कुछ कड़े किए गए हैं कि 1 साल या 5 साल की बजाय 10 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए जुर्माने की बजाय 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। एक कमेटी बना दी, एक टास्क फोर्स बना दी, यही सब कुछ इसमें किया गया है। और थोड़ा बहुत जो बदलाव है वो परीक्षा प्रणाली में किया जाएगा कि भाई अब पेपर बेस्ड टेस्ट की बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। और उसमें कोशिश ये की जाएगी कि भाई बीच में जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम से कम हो। देखिए, इससे पहले या फिर आज का ये जो बिल है, ये जो लॉ बन रहा है, जिसे आप कह सकते हैं संशोधन है ये, या कह सकते हैं कि एनहांसमेंट किया जा रहा है जिस कानून का, वो कानून भी 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार ही लेकर आई थी। और किस पेपर लीक के होने के बाद वो कानून आया था? वो पेपर भी नीट का पेपर था। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे। और उस समय कानून बनाने वाली भी बीजेपी ही थी। जो आज संशोधन कर रही है वो भी बीजेपी ही है। तो इसका मतलब ये है कि उस समय बीजेपी ने जो कानून बनाया, उस कानून की वजह से पेपर लीक नहीं रुक पाया। और जिस किसी को भी ऐसा लगता हो कि आज जो कानून बनाया जा रहा है उसकी वजह से पेपर लीक रुक जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। देखिए, इंसान का लालच और सरकारी अधिकारियों की का जो निकम्मापन है, जब तक वो रहेगा पेपर लीक नहीं रुक पाने। आप चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा लो, लोग उसका तरीका खोज लेंगे कि भाई वहां से डेस्कटॉप की मिरर कर लिया, उसे बाहर लेकर कहीं बैठे हैं, कहीं से उसमें रिमोट डेस्कटॉप बना लिया है, कहीं और उसका पेपर दिया जा रहा है, वो सब होता रहेगा चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कर लो। इस समय अगर मुझे लगता है कि इस पूरे लीक को रोकना है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही अगर कराना है, तो उसका एक जो तरीका मुझे समझ में आता है वो ये है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाएं। एक अब तो एआई जैसी तकनीक है आपके पास। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी प्रोसेस बनवाइए जिसमें जो शिक्षक हैं उनसे आप सेट जमा करवा लीजिए। और उन सारे सेट को, और ऐसा नहीं केवल हर साल एक नया सेट बन रहा है, ऐसा नहीं, जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल के, या जब से नीट शुरू हुआ है तब से ले लीजिए, वो सारे क्वेश्चंस उन एग्जामिनेशन या फिर उन टीचर्स के एग्जामिनेशन पेपर्स जो उन्होंने सेट किए हैं वो, और उसके अलावा आप बाकी और शिक्षकों से या फिर मेडिकल से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उनका एक बड़ा पूल तैयार कीजिए, लगभग 1 लाख क्वेश्चंस का। और रेंडमली उसके अलग अलग 4 सेट बनवाइए अपने उस सॉफ्टवेयर में। रेंडमली, किसी का ऐसा नहीं कि एक किसी ने सेट दिया तो वही लगेगा, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो जिस किसी का सेट है उस सेट में से एक ही क्वेश्चन उसमें से पिक किया जाए, या फिर 5 क्वेश्चन पिक किए जाए, या 10 क्वेश्चन पिक किए जाए, एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन वेटेज मिले। और उसके बाद जब रैंडम सेट से एक नया क्वेश्चन पेपर तैयार होगा, उसके 4 अलग अलग सेट आप बनवाइए, उससे उसकी टेस्टिंग करिए एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल पे। उसके बाद आप देख पाएंगे कि क्या वो सिस्टम एफिशिएंट है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन तब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब कोई 1 लाख क्वेश्चन तो लीक नहीं करेगा। हो सकता है कोई अपना क्वेश्चन या अपना सेट लीक कर दे, तो उसमें से ये हो सकता है कि 5 क्वेश्चन ही जाए किसी के पास, या 10 ही क्वेश्चन जाए किसी के पास, या हो सकता है ना ही जाए किसी के पास। उस बड़े पूल में से जब रेंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे और
एआई की मदद से या फिर उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे जो कि रैंडम क्वेश्चंस उठाकर बनाया गया है, रेलिवेंट, नीट से रेलिवेंट क्वेश्चंस, तो उसमें लीक होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कर रहे हैं तो वो जो सारे सेट फाइनल होंगे आपकी टेक्नोलॉजी, आपके सॉफ्टवेयर या आपके एआई के जरिए, वो उसी वक्त उन सारे सिस्टम्स को रेंडमली सेलेक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जामिनेशन सेंटर पर 100 कंप्यूटर हैं, 100 सिस्टम लगे हुए हैं, 100 लोग वहां पेपर दे रहे हैं, तो उन 100 में आपके रेंडमली लोगों को एक एक सेट सेंड हो जाएगा, एक एक सेट वो लोड कर पाएंगे अपनी स्क्रीन पर और उसके आंसर दे पाएंगे। और ऐसी उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्री कंडीशंस जोड़ी जा सकती हैं कि भाई अगल बगल बैठे दो लोगों को एक जैसा पेपर ना मिले। तो बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू चीजें ठीक की जा सकती हैं। अब हाई पावर टास्क फोर्स बनाया है, नंदन नीलेकणी को रखा है, इसरो के चीफ को रखा है, आईआईटी के डायरेक्टर को रखा है। सवाल ये है कि क्या ये लोग टेक्नोलॉजी या फिर जो सजेशंस देंगे सरकार उनको इम्प्लीमेंट करेगी? और सरकार क्या, वो जो सरकारी बाबू बैठे हुए हैं क्या वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या वो अपनी तरफ से मेहनत करेंगे उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए? भाई अगर ऐसा ही होता कि सरकारी बाबू सारी चीजें ठीक कर रहे हैं तो 2024 में पेपर लीक के बाद जो कानून बना उसका असर दिखना चाहिए था। 2026 में नीट का पेपर लीक नहीं होता। लेकिन जब तक निकम्मे सरकारी बाबू बैठे हुए हैं बड़े बड़े मंत्रालयों में, बड़े बड़े विभागों में, आप ये समझ लीजिए कि चीजें ठीक नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा करप्ट है, इतने ज्यादा निकम्मे हैं कि ये लोग बिना अपना फायदा देखे कुछ काम ही नहीं करते। तो इस संसद सत्र से या इस पूरे बिल से क्या फायदा होगा छात्रों का, सरकार का, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन ये जरूर मुझे दिखाई देता है कि संसद सत्र को शुरू करवाने के लिए बीजेपी जो है वो कॉकरोचों के सामने जिस तरीके से पहले झुक रही थी, अब मुझे लग रहा है वो पूरी तरह लेट ही गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई थी कि भाई दिल्ली पुलिस ने जो है बर्बरता करी है छात्रों के साथ जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तब। अब दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ठीक है भाई लाठी चली है, गोले चले हैं, पत्थर चले, तो सारी चीजें हुई है, उसकी जांच हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई पुलिस का इस तरीके का हार्ड एक्शन वो ठीक नहीं, उसके लिए प्रोटोकॉल बनाए जाने चाहिए कि किस समय पर पुलिस लाठी उठाए, किस समय पर पुलिस पैलेट गन चलाए या किस समय पर पुलिस क्या करे, उसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया, बनाया जाएगा या बनाया हुआ है, उसको फॉलो करेंगे, क्या करेंगे वो अभी नहीं पता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग शांति से या जो छात्र शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, जो पत्थरबाजी करने में, दंगा करने में, हाय हुल्लड़ करने में, इन सारी गतिविधियों में संलिप्त नहीं थे, उनके खिलाफ सारी एफआईआर वापस करवा दो, उन्हें रिहा कर दो। चाहे वो बड़ी एज का हो, छोटी एज का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि जो छात्र हुड़दंग कर रहे थे या छात्रों के नाम पर जो लोग हुड़दंग कर रहे थे, आप उन्हें गिरफ्तार करिए, उन पर मुकदमा चलाइए, उनकी जांच कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनडायरेक्टली कहा गया है। अब बीजेपी ने कॉकरोचों को यह वादा कर दिया था कि भाई हम छात्रों के ऊपर एफआईआर जो हुई है वो वापस ले लेंगे, हम किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात यह है कि भाई एफआईआर हो जाने के बाद, एफआईआर में जिसका नाम आ गया उसके बाद सरकार ये किसी को ब्लैंकेट अथॉरिटी नहीं मिलती या नहीं दे सकती, किसी को ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे सकती कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। एक बार एफआईआर में आपका नाम आ गया तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सरकार का, वो उस एफआईआर की जांच करेगा, चाहे एक हो चाहे 100, वो सबकी जांच करेगा। वो जज के पास जाएगा, ये बताएगा कि भाई
इस व्यक्ति पर जिसका नाम इस एफआईआर में है, उसके ऊपर ये धाराएं गलत लग गई हैं। हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर से ये धाराएं हटा ली जाएं, इसका नाम एफआईआर से हटा दिया जाए, इसके ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया जाए। तब जाकर उस कोर्ट का जज ये डिसीजन लेगा कि उसको ऐसा करना है या नहीं करना है। सरकार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, फास्ट ट्रैक कोर्ट का, एनआईए कोर्ट का, इन कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि इसके ऊपर से एफआईआर वापस करवानी है कि नहीं करवानी। जज चाहेगा, जज को लगेगा कि एफआईआर वापस हो जानी चाहिए तो हो जाएगी, जज को लगेगा कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए तो वो जांच भी करवाएगा। सरकार एफआईआर वापस नहीं ले सकती है जब तक कि उसमें जज की रजामंदी शामिल ना हो। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने या फिर जज ने कह भी दिया कि भाई नाम वापस करवा दो, एफआईआर वापस ले लो, तो उस पर कोई अन्य व्यक्ति, कोई तीसरा आदमी आकर आपत्ति भी दर्ज करा सकता है कि नहीं साहब मेरे पास ये सबूत है, या फिर ये व्यक्ति इन इन गतिविधियों में संलिप्त था, इसके ऊपर ये जो धाराएं लगी हैं ये अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो, लेकिन इसके ऊपर ये वाली धाराएं लग सकती हैं और इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसमें भी सरकार उसको कि भविष्य में उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, ये भी सरकार कोई गारंटी नहीं दे सकती, कोई वादा नहीं कर सकती। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई सरकार के पास, जिसके पास सारे तंत्र हैं, वो सब चीजें जानती है, उसको हर चीज पता है, वकील हैं बड़े बड़े, वो ऐसा क्यों कर रही है कि भाई वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी देने को तैयार बैठी है। आपने देखा बिहार में, आसाम में, महाराष्ट्र में, वहां की सरकारें, मतलब जिन लोगों की साफ साफ वीडियो है कि वो गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, सड़क के बीच में जो रेलिंग लगी होती है उन्हें तोड़ रहे हैं, कैमरे तोड़ रहे हैं, गाड़ियां पलट रहे हैं, उन लोगों को आप अगर छोड़ दे रहे हो इन कॉकरोचों के दबाव में, तो आप वाकई में देश के अंदर अराजकता को बढ़ावा दे रहे हो कि आप, चाहे दंगाई हो चाहे छात्र हो, लेकिन अगर आप किसी एक बैनर के तले, चाहे किसान हो चाहे छात्र का नाम हो चाहे व्यापारी का नाम हो, अगर आप उस बैनर के तले आएंगे और हुड़दंग करेंगे, उत्पात मचाएंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, और अगर हम आपके सामने झुक गए तो फिर हम आपके सामने इतना झुकेंगे कि फिर हम लेट ही जाएंगे। फिर आप चाहे दिल्ली में आग लगाएं या देश में। अब आसाम जैसी जगह में या बिहार जैसी जगह में जिन लोगों के साफ साफ वीडियोस थे, उन लोगों से केस वापस हो रहे हैं। तो भाई ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। आप नया एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति हुड़दंग कर सकता है, और किसी एक बैनर तले अगर 100 लोग इकट्ठे होकर आ जाएं एक ग्रुप में, तो फिर आपको उनकी मांगे मान लेंगे और आप उन्हें छोड़ दें। तो ये चीज ठीक नहीं है। संसद के अंदर भी ऐसा मुझे लगा था कि शायद बीजेपी अपने तथ्यों को एक बेहतर तरीके से रखेगी, लेकिन अब बीजेपी में क्या है ना, जो सांसद हैं वो लगभग आज के समय में 70 to 80% सांसद ऐसे हैं जो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आए हुए हैं। उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी या उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है अपने लोकसभा क्षेत्र। अब ऐसे सांसद सरकार का पक्ष भी संसद के अंदर ठीक तरीके से नहीं रख पाते, चाहे वो तेजस्वी सूर्या हो या फिर बांसुरी स्वराज हो। मुझे लगा था कि ये लोग युवा हैं और सरकार ने भी इन लोगों को चांस इसीलिए दिया होगा कि भाई ये लोग युवा हैं। लेकिन संसद के अंदर बीजेपी का पक्ष मुझे तो कमजोर ही लगा। विपक्ष के लोग क्रेडिट लेने की होड़ में एक से एक बढ़कर बयान दे रहे हैं, चाहे उसमें डिंपल यादव हो, गौरव गोगोई हो, चाहे कोई और हो, वो एक से एक बढ़कर तेज आवाज में, बुलंद आवाज में सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं, और सरकार अपने ही किए गए अच्छे कामों से खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही है। ये देखना बड़ा दुखद मुझे लगता है। अरे हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं आएंगे भाई। नरेंद्र मोदी आपको चुनाव भी जिताए, नरेंद्र मोदी सेल्फी की वीडियो भी बनाए, नरेंद्र मोदी आपके क्षेत्र में जाकर प्रचार भी करे। अरे तो भाई आप किस लिए सांसद बने हो यार। अमित शाह चुनाव की रणनीति भी तैयार करे, अमित शाह लोकसभा राज्यसभा में फ्लोर मैनेजमेंट भी करे, अमित शाह पार्टी को भी आगे बढ़ाए,
अमित शाह और क्या करे, आपको गोद में बैठाकर सिखाए क्या कि संसद में किस तरीके से अपने फैक्ट्स रखे जाते हैं, किस तरीके से बोला जाता है। बीजेपी के नेताओं में इतनी निकृष्टता आ चुकी है कि ये लोग अपने ही तथ्य नहीं रख पा रहे यार। और मैं मानता हूं कि बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन आप अपने किसी बड़े फायदे के लिए इस वक्त अगर आप बैकफुट पर आए हो, तो जो चीजें आप कर चुके हो ऑलरेडी, आपने कितने पेपर लीक कम किए हैं वो तो आप बताओ ना। या आपने किन किन लोगों को पकड़ा है, किन किन लोगों को आपने सजा कराई है वो आप बताओ। लेकिन होता क्या है, जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं उनका जांच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सबूत ही नहीं दे पाते हैं जजेस के सामने। तो जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो बेल पे बेल लेकर भाग चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी 2024 के बाद जो अभी जीत रही थी लगातार, उसे एकदम से ये समझ नहीं आया कि छात्रों को कैसे टैकल किया जाए। उन्हें लगा था कि भाई राजनीतिक प्रोटेस्ट होगा तो हम शायद हैंडल कर लेंगे वो। हालांकि वो भी नहीं कर पा रहे थे, किसानों वाला भी नहीं उनसे ठीक से हुआ और छात्रों वाला भी नहीं हुआ। मुझे लगता है बीजेपी इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गई है और उसे नहीं समझ में आ रहा कि छात्रों को कैसे टैकल किया जाए, या छात्रों को, या छात्रों के भेष में जो लोग आए हुए हैं इन्हें कैसे टैकल किया जाए। वो उनकी मांग पर मांग माने जा रहे हैं। ये सौरभ दास या रांका जैसे लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तुम्हें 5 बिंदुओं वाला चार्टर दिया था, हम तुमसे रिपोर्ट लेंगे। अरे भाई, तुम सरकार से क्या रिपोर्ट लोगे? सरकार के पास तो 100,000 ऐसे तंत्र हैं कि वो सौरभ दास और रांका जैसे लोगों को कहां नैब कर लेगी, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सरकार, पता नहीं भाई क्या निकम्मापन आया हुआ है सरकार में, या सबको बस यही लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई, मोदी है तो मुमकिन है ही। मोदी अपने दम पर अपना चुनाव जीत रहा है, लेकिन जिस दिन मोदी हटेगा तुम सोच लेना तुम्हारी कहीं स्टैंडिंग नहीं बचेगी। कोई वोट देने नहीं आएगा। अभी मोदी के नाम पर जो वोट तुम पा रहे हो, खा रहे हो, मलाई चाप रहे हो, वो नहीं मिलने वाली है भाई। बीजेपी अपने इस निकम्मेपन को छोड़े। जो डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी गई है नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, उससे थोड़ा बाहर आए। बीजेपी का आईटी सेल जो दिन भर रीलों पे रीलें पोस्ट करता रहता है, वो थोड़ा सा ढंग का काम करे, जो टारगेटेड ऑडियंस है उस तक मैसेज पहुंचाए। इस भरोसे ना बैठा रहे कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे, एक सेल्फी वीडियो बनाएंगे, उसकी रीच मिलियंस ऑफ व्यूज में या मिलियंस ऑफ लाइक उसको आएंगे तो हम उसको प्रचारित करेंगे कि देखिए हमने, बीजेपी के आईटी सेल ने ये काम कर दिया। बीजेपी के आईटी सेल का पिछले 2019 के बाद से बता रहा हूं, 2019 के बाद से कोई योगदान नहीं है। चाहे कोरोना हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सीए का आंदोलन हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे कुछ भी हो, बीजेपी का आईटी सेल पिछले 7-8 साल से निकम्मे लोगों के हाथ में है, तनखैया लोगों के हाथ में है। उसके हेड सिर्फ और सिर्फ सरकारी ठेकों में घपलेबाजी कर रहे हैं, उसके लोग घपलेबाजी कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है साथ ही साथ कि आरएसएस, जो कि मात्र संगठन है बीजेपी का, वो बीजेपी के सत्ता में रहने का एकमात्र फायदा उठा रहा है। जो आरएसएस सत्ता से बाहर होने के बाद बहुत बातें करता था, देश की संस्कृति बचानी है, देश में हिंदुत्व बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ये हो जाना है, वो हो जाना, वो सरकार आने के बाद ऐसे बैठा हुआ है जैसे उसे सांप सूंघ गया। जिस शिक्षा व्यवस्था को आपने पिछले 12-13 सालों में सुधारना था, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। आप इतने मतलब कंफर्ट जोन में चले गए हो कि भाई हम तो जीत ही रहे। आपको तो शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने थे। नरेंद्र मोदी तो खुद कह चुके हैं कि हमें मैकाले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकलकर उसे बदलना है। लेकिन आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। आरएसएस अपने लोग तो बिठा देता है हर जगह, लेकिन वो ही लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं।
वो लोग इतने ज्यादा निकम्मेपन के शिकार हैं कि वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। और आरएसएस अपना ढोल पीट रही है कि भाई हमें देश की संस्कृति बचानी है। ठीक है भाई, आप लगे रहिए बचाने में, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन करते हुए दिखिए तो। आप तो सेकुलरिज्म की बातें करने लगे हैं चुनाव जीतने के बाद। तो अगर आपको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है तो आप वो बताइए। देखिए, इस तरीके से तो बीजेपी की स्थिति डामाडोल हो जाएगी 2029 तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि अब कॉकरोच और उसके जैसे और कई कीड़ों ने ये रास्ता देख लिया है जो किसान आंदोलन ने उन्हें दिखाया था कि सड़कों पर आइए, बैठ जाइए, 1000-2000 लोगों की भीड़ जमा करिए, संसद जाने की कॉल दीजिए, उस दिन उत्पात मचाइए, और उसके बाद सरकार खुद ब खुद आपके सामने झुकेगी भी। और ज्यादा अगर दबाव डालेंगे तो सरकार आपके सामने नतमस्तक लेट भी जाएगी। और फिर आप मनवाइए, आपको जो मनवाना है सरकार से, और सरकार सर झुकाकर आपकी सारी बातें मानेगी। पता नहीं भाई, वो नरेंद्र मोदी कौन था जिसे हम गुजरात में चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखते थे और कहते थे कि ये व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो देश की सूरत बदल देगा। वो काम किया भी नरेंद्र मोदी ने, सूरत बदली भी। लेकिन मुझे लगता है अब शायद नरेंद्र मोदी भी थक गए, या फिर नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा, मतलब वो, उनका इंटरेस्ट इस चीज से चला गया। तो देखते हैं यार बीजेपी अब और आगे क्या क्या करती है, कैसे और नए नए तरीकों से झुकती है इनको अप्रोचों के सामने, और क्या क्या इनकी अब मांगे मानती है। हम उम्मीद करते हैं कि भाई बीजेपी जल्दी से एफसीआरए का बिल लेकर आए, वन नेशन वन इलेक्शन डिलिमिटेशन के बिल लेकर आए, इन्हें पास कराए, तब कहीं जाके जनता के बीच में वापस बीजेपी की एक क्रेडिबिलिटी बनेगी, बीजेपी पर भरोसा बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो कल फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।